नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूज़ है, अलम डिक्लेयर्ड एज केरला's फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी, यानी कि केरला की पहली बटरफ्लाई यानी कि तितली अभ्यारण्य का घोषणा किया गया है और ये इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ ये जो आज का हमारा पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर अरलम तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया और इस लिहाज से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये केरल का पहला तितली अभ्यारण्य है। और आपको बता दें कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) क्या कहती है, इसे हम आगे डिटेल से समझेंगे। और आपको अब ये जानना जरूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो अभ्यारण्य था अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे घोषित किया गया अरलम तितली अभ्यारण्य, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था। तो दरअसल इस क्षेत्र में काफ़ी भारी मात्रा में तितली की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अब उनके संरक्षण के लिए और उनकी देखरेख के लिए, उनकी रक्षा के लिए कई तरीके के प्रयास किए जाएंगे और यही कारण है कि इस क्षेत्र को जो है कि तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि धारा 18(1) क्या कहती है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है क्या। तो नाम से ही पता चल रहा है, वन्यजीव संरक्षण यानी कि वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित है, उनकी देखरेख के संबंधित है। तो इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो ये वन्यजीवों जिसमें कि आपका जंगली जानवर, पक्षी और पौधे शामिल होते हैं, इनके संरक्षण यानी कि इनकी देखभाल से और उनसे जुड़े या उनसे प्रासंगिक मामलों के लिए ये प्रावधान बनाता है। अब समझते हैं धारा 18 क्या कहती है। तो धारा 18 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार जो है वो किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य गठित करने की घोषणा कर सकती है। और कारण क्या है, वन्यजीवों का संरक्षण, उनका संवर्धन और उनका विकास करना। इसको ध्यान में रखते हुए जो है कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। अब अगर किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जाना है तो उसके लिए कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वहाँ की जो जैव विविधता है वहाँ की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। वनस्पति संबंध यानी कि वहाँ के क्षेत्र में जो वनस्पतियां हैं, जो पौधों की प्रजातियां, उनका औषधीय गुण होना चाहिए। साथ ही साथ भू आकृति संबंधी विशेषताएं भी होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर जो भू आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, उसमें नदी, घाटियाँ, ये सभी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक महत्व होना चाहिए उसका, और साथ ही साथ प्राणी संबंधी महत्व भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कई तरह की दुर्लभ प्रजातियाँ देखने को मिले, जिसमें कि संकटग्रस्त और लुप्तप्राय, विलुप्तप्राय, ये सारी प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। और ये सारी विशेषताएं जहाँ पर पाई जाती हैं उस क्षेत्र को जो है कि अभ्यारण्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। इसमें आरक्षित वन और प्रादेशिक जल को जो है अधिसूचित क्षेत्र नहीं घोषित किया जा सकता है। तो अब समझते हैं आरक्षित वन। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पहले से ही आरक्षित किया गया है वन क्षेत्र के रूप में। और प्रादेशिक जल वो क्षेत्र होते हैं जो कि आपका समुद्री जल से जुड़े होते हैं और इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून लगते हैं, और ये इन दोनों क्षेत्रों को अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। अभ्यारण्य के लिए ये शर्तें हैं। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अभ्यारण्य की विशेषताओं के बारे में। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं अरलम तितली अभ्यारण्य के बारे में। तो सबसे पहले तो यही समझेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है। तो आपको बता दें कि ये केरल में स्थित है और केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। और इसके विस्तार की बात करें तो ये 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा आपको। अब इसकी सीमाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि ये जो अभ्यारण्य है किन किन क्षेत्रों से लगता है। तो आपको बता दें कि ये जो अभ्यारण्य है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटियूर वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तरी वायनाड वन प्रभाग से अभ्यारण्य की सीमाएं लगती हैं। और आपको बता दें कि ये जो अभ्यारण्य है इसमें से चिकन्नी नदी होकर के गुजरती है जो कि ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है। और एक विशेष बात जो आपको याद रखनी है कि 1984 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और वनस्पति की बात कर ले तो यहाँ पर सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन वो होते हैं जो कि साल भर हरे भरे रहते हैं और अर्ध सदाबहार वन वो होते हैं कि जिसमें कि आपके सदाबहार और पर्णपाती दोनों वृक्षों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, यानी कि वो साल भर हरे भरे भी रहते हैं। और पर्णपाती वन की बात करें कि वो साल भर में कुछ महीने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और इसी के साथ ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विस्तार स्थल के रूप में इसे मान्यता भी प्राप्त है। अब ये तो हमने समझ लिया अभ्यारण्य की स्थिति के बारे में, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब हम समझेंगे इसकी पारिस्थितिकी महत्व के बारे में कि इसे तितली अभ्यारण्य घोषित किए जाने की वजह क्या है।
तो यहाँ पर इस क्षेत्र में 327 तितली प्रजातियों में से 226 प्रजातियों की पहचान की गई है, यानी कि अभी तक कुल 327 तितली प्रजातियां दर्ज की गई और जिसमें से 226 तितली की प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रजातियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं। तो यहाँ पर स्पॉटेड बटरफ्लाई, बुद्धा मयूरी, रोजी, खाली नीली, ओकिला बटरफ्लाई और मालाबार रोज जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रजातियां मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है, इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि 25 वर्षों के सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर तितली प्रवास यहाँ पर दर्ज किया गया है और एक विशेष बात कि 11 जनवरी 2025 को इस अभ्यारण्य में 8 लाख से अधिक कॉमन अल्बाट्रॉस तितली गुजरी थी। यहाँ पर इनकी इतनी प्रजाति जो है इनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी, इस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम इसके संरक्षण और भविष्य की योजनाओं के बारे में। तो तितली प्रजातियों के संरक्षण यानी कि उनकी देखरेख और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए साथ ही साथ उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा को मजबूत करना ही इस अभ्यारण्य को बनाने का उद्देश्य है। अगला है सामुदायिक भागीदारी, यानी कि अभ्यारण्य से जुड़े जो है वो केलाकम, कनिचर, अल्लम और मुझा कुन्नू सहित 4 पंचायतों को मिलाकर एक तितली गांव विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, लोगों के द्वारा मिलकर के, समुदाय के द्वारा मिलकर के। इसी के साथ तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि इनके संरक्षण को और बढ़ावा दिया जा सके और इसके अलावा पारिस्थितिकी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब इस क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में तितली दर्ज की गई हैं, तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो लोग इस क्षेत्र में आएंगे इन तितलियों को देखने के लिए, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं उनके लिए आजीविका के अवसर भी उत्पन्न होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक प्रश्न को। तो प्रश्न है, अरलम तितली अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के पहले तितली अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है। और दूसरा कथन है, यह अभ्यारण्य केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। और तीसरा कथन है कि इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।